कहानी है पॉज कहे जाने वाले लोकेलिटी की, जहाँ पे सोनागाछी और मंडी जैसे फिल्मों के घर का क्या औचित्य। लेडी संगीत में मिली वो सारिका की तरह लेडी आखिर कौन थी? किटी में आई हुई वो लेडी कौन थी जिसे देख करके सारी औरतों का कौतूहल बना था? आइए सुनते हैं इस सभ्य समाज का आईना। गृह प्रवेश का आयोजन था। लोग क्रमवार आ और जा रहे थे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें भोज के लिए आग्रह करती। सभी लोग आते और जाते समय अपना परिचय अवश्य देते। शायद वो समझ रहे थे कि मिलने पर मैं उन्हें पहचान न सकूं। माह भीतर ही मेरे घर में शादी का आयोजन था। इस कार्यक्रमों में मुझे एक बात जो दिखी वह यह थी कि यह कॉलोनी बुजुर्गों से ही गुलजार थी। दो चार को छोड़कर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा दंपत्ति न थे, जिससे मैं चिंतित रहने लगी। मोहल्ले में मेरे मकान की आधुनिक बनावट ने मुझे खास लोगों में लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे मोहल्ले की हर गतिविधियों में हमें भी शामिल किया जाने लगा। इसी क्रमवार में मैं एक लेडी संगीत में शामिल हुई। बृहद आकार वाले छत पर पैर रखना भी मुश्किल लग रहा था। इस भीड़ में भी तबले की थाप, हारमोनियम के बीच गीत संगीत की मधुरता बह रही थी। फिल्मी धुनों पर लुभावनी वेशभूषा में लड़कियां परियों के समान नृत्य कर रही थीं। यहाँ आकर मेरी उम्र की महिलाओं की तलाश खत्म हो गई। इस कार्यक्रम के दौरान मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी, जिसे देखकर फिल्म की नायिका सारिका का भ्रम होने लगा। उम्दा क्वालिटी की साड़ी, मैच खाती चूड़ियां और आभूषण, कुछ तो खास था इस महिला में, जिसे मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रही थी। प्रीति भोज में शामिल होने के लिए जैसे ही प्लेट की ओर बढ़ी, देखी प्रीति भोज गिद्ध भोज में बदला हुआ है। अतः मैं प्लेट वहीं छोड़ अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। तभी मेरी नज़र तथाकथित सारिका पर पड़ी। लचकता बदन, बलखाते बाल, हाथों में नजाकत, भीड़ को चीरती हुई भोज के लिए तत्परता से कुछ शोभनीय न थी। फिर भी मैं खड़ी हो उसकी क्रियाकलाप निहार रही थी। दो चार लोगों से मेरा परिचय तो अवश्य था, मगर मैं भी हम उम्र के सागर में गोते लगाना चाहती थी। उन्हीं दो चार लोगों में मैं महिला किटी का प्रपोजल रखी, जिसे सभी ने अपनी सहमति दे दी। तदोपरांत महिलाओं की खोज जारी हो गई। मंजरी नामक लेडी से मेरी जान पहचान ज़्यादा थी। मैं बोली, यार उस दिन पार्टी में जो सारिका की तरह लग रही थी ना, उससे ज़रा पूछ लेना। मंजरी बोली, बहुत ऊंची चीज़ है, कहती हो तो मैं बात करती हूँ। पॉज कहे जाने वाले इस मोहल्ले में सास किटी तो होती रहती थी, मगर यंग जनरेशन की कोई गैदरिंग नहीं होती थी, जिस कारण कुछ हम उम्र ने जल्द से जल्द करने की अपनी सहमति दे दी। मैं भी 10-12 महिलाओं को जुड़ते ही यह किटी शुरू कर देना चाहती थी, कारण कहीं किसी के विचार न बदल जाए। इस पार्टी का आयोजन मैं स्वयं ही की। महिलाओं का आगमन हुआ। वे एक दूसरे को निहार खुश हो रही थी और एक दूसरे को जानने हेतु अपना परिचय किसी न किसी की बहू के रूप में दे रही थी। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ वर्षों से रह रहे लोग एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। कुछ समय पश्चात ही तथाकथित सारिका का प्रवेश हुआ। उसे देखते ही लेडीज के होठों पर मुस्कुराहट और फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं सोची कि ऐसे तो सभी एक दूसरे को भली भांति नहीं जानते, मगर सारिका को देखते ही सभी की आंखों में चमक आ गई। आखिर ये कौन सी हस्ती है? सारिका ने परिचय में अपना नाम सोमू बताई। इस गैदरिंग को मैं पूरी तरह मनोरंजक बनाने में लगी रही, जिससे नए लोगों में लेडीज किटी एक सुखद अनुभूति रहे। कुछ नियम कानून बताए गए, उपहार आदि पर भी चर्चा हुई। सभी मेरी बातों से सहमत थी। नहीं सहमत थी तो केवल सोमू। मैं बोली, सोमू तुम भी अपनी बात रखो।
सभी को सहमति से ही नियम का रूप लेगा। उसकी बातों में केवल धनाढ्यता की बू आ रही थी, अतः किसी ने भी उसकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। इसी बीच उसने मुझसे कहा, लखी, मैं जरा जल्दी में हूँ, शनिवार को किटी तुम लोग मत रखा करो। मैं इस दिन फ्री नहीं होती। मैं पहली किटी थी, इसलिए मैं आ गई। मेरे हबी आते होंगे, मैं तुरंत जाऊंगी। उसकी विदाई करने के लिए मैं जलपान गृह की ओर बढ़ गई। जलपान के दौरान ही मैं पूछी, सोमू, तू क्या वर्किंग है जो इतनी व्यस्त रहती है? और तेरे पति क्या करते हैं? वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, उसने कहा। तुम्हें देखकर लगता है काफी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं बोली। वह मुस्कुरा कर रह गई। बाहर तक छोड़ने के क्रम में उसके पति से भी दुआ सलाम हुआ। उसके पति एक सफलतम व्यक्ति न लग रहे थे, जिस कारण सोमू के लिए कौतूहल बना रहा। नए मोहल्ले में आए मुझे केवल 3 माह ही हुए थे, जिस कारण मैं किसी से बहुत निकट न थी। मैं सोमू और मोहल्ले को जानने के लिए काफी उत्सुक थी। इस काम को अंजाम देने हेतु मैं अपनी छोटी ननद के साथ करीब करीब रोज ही कॉलोनी दर्शन हेतु निकल पड़ती। कॉलोनी में बड़े बड़े और आधुनिक मकानों की कमी न थी, साथ ही पुराने धनाढ्यों के भी बंगले थे। अवकाश प्राप्त आईएएस, पीसीएस, बीसी, जज तथा नेताओं के बड़े बड़े मकान थे। इन सभी में एक मकान ऐसा था जो मंडी और सोनागाछी जैसे फिल्मों की याद दिला रहा था। 2 मंजिला के मकान में खिड़कियां पतली पतली लंबी सी थी। ऊपर वाली मंजिल पर इसकी संख्या करीब 8 से 10 रही होगी। उन खिड़कियों को देखकर मुझे एक फिल्म का सीन कौंध आया, जिसमें गमजदा हीरो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कोठे का रुख करता है। उस कोठे की खिड़कियां भी इसी प्रकार की थीं, जहां की तवायफें बगैर साड़ी पहने आने जाने वाले लोगों को हाथों से इशारा कर अपने पास बुलाती। तो क्या यह भी एक कोठा है? मेरी जानकारी में तो कोठे बदनाम गलियों में हुआ करते हैं। फिर पॉश कहे जाने वाले इस इलाके में इस कोठे नुमा मकान का क्या औचित्य? इस मकान की बनावट ने मेरे मन में उथल पुथल मचा दिया। मैं किसी से भी पूछकर अपने आप को शांत कर लेना चाहती थी। पड़ोस में एक अंकल आंटी रहा करते थे, उन्हीं से पूछने का मन बनाई। पूछने पर बोले, आपको नहीं पता, वहाँ की एक लेडी आपकी किटी में भी आती है। अच्छा, नाम क्या है? मैं पूछी। गोरी गोरी सी, सुंदर, अच्छी लगती है, मगर नाम नहीं पता, अंकल बोले। मेरी किटी में गोरी और सुंदर महिलाएं और भी थीं, जिस कारण मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। अब अंकल उस मकान के विषय में बताना शुरू किए। बोले, यह मकान कोलकाता का एक बहुत बड़े स्मगलर ने अपनी रखैल मानती के लिए बनवाया था। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए खुद तो अंडरग्राउंड हो गया और अपना सारा काम मानती से करवाया करता था। ये मानती है कहाँ की? क्या अभी तक जिंदी है? मैं पूछी। अंकल बोले, मानती कलकत्ते की मशहूर नर्तकी थी और किसी जोशी वकील की बिन ब्याही पत्नी थी। वहीं से यह स्मगलर उसे भगा लाया। मानती की तो मृत्यु हो गई, मगर उसके 3 लड़के परिवार सहित उसमें रहते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी मैं अंकल से नहीं ले पाई। कुछ ऐसे इत्तेफाक होने लगा कि मेरी जितनी भी काम वालियाँ होती, वे उस कोठे को पहले से जानती होती या बाद में जुड़ जाती। उन्हीं दिनों मेरे घर पौढ़ा अवस्था में पहुंची मेड, जिसे मैं अम्मा कहती थी, वह काम किया करती थी। एक दिन उसने मुझसे अचानक पूछा, बहू जी, तू ई बतावा, अभी तो के आए कुछ महीना हुआ और ई कॉलोनी के सभी बड़ घरन के लोग यहाँ आवत हैं। बड़ घरन का कौन है? मैं बोली। गुप्ताइन, अग्रवालिन, जसवालिन, मिश्राइन, जेलर के घरे के सोमू भाभी। सोमू का नाम सुनते ही मैं उसको वहीं पर टोक दी। अम्मा, तुम सोमू भाभी को कैसे जानती हो? हम ई कॉलोनी में सबका जानीला।
बहुत सालन से हम काम करत हई। बहूजी, तू ई बतावा भैया कोनो बड़ अधिकारी हवन हवन का? वह पूछी। अम्मा का इस तरह पूछना मुझे अंदर ही अंदर आनंदित कर गया कि हमने अपनी पैठ बड़े कहे जाने वाले घरों तक बना लिया है। अभी मैं अपने मन के सागर और गोते लगा ही रही थी, तभी उसने फिर पूछा, बताओ नहीं। मैं बोली, भैया कहीं अधिकारी नहीं है, वह एक इंजीनियर है और अपना खुद का काम करते हैं। तुम ये बताओ, सोमू भाभी कौन है, क्या काम करती हैं, उनके घर में कौन कौन रहता है, तुम कब से काम कर रही हो? हम त उनके सासे के समय से काम करत है। ई लोग 3 देवरान जेठान हैं। हम त जेठान के लगे ही काम करीला। ई लोग बहुत पैसा वाला मनई हवन। इनके घरे बहुत बड़े बड़े मनई, जज, वकील, मजिस्ट्रेट आवलन। वह बता रही थी। उस घर में भैया लोग क्या करते हैं, मैं पूछी। दुई ठो तो बड़े बरिस्टर हैं और छोटका वाला कहीं पढ़ावाला। बोली। क्यों, छोटका वाला बरिस्टर नहीं बना? मैं पूछी। पता नहीं, हम त अनपढ़ मनई, ये से वैसे ना ही मालूम। तोरे घरे के बाद उन्हीं के घरे में रहीला, जब तक कि बड़का भैया कोर्ट से न आ जाए। बड़की भाभी के दिमाग की बीमारी बाय। वह बोली। वक्त के साथ इस मकान के विषय में कुछ न कुछ मुझे जानकारी मिलती रहती। कुछ समय पश्चात मुझे भी इस मकान में जाने का मौका मिला, क्योंकि इस मकान में सोमू की ही किटी निकली थी। एक परिचित के साथ उसके घर गई। गेट खोलते ही एक बड़ी सी चौहद्दी दिखी। उसी से सटा लंबा सा बरामदा था। उसी में स्वर्णिम आभा देता हुआ एक झूला था। उस पर दोहरे बदन की अति गौर गौर वर्ण लिए हुए, घुटनों को छूने को ललायित हल्के घुंघराले बाल वाली एक महिला बैठी थी। सोमू का निवास ऊपर था कि नीचे, हमें पता न था। हम उस महिला से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। उस महिला से भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी किसी ने बनारसी भाषा में पूछा, आप लोगों को के पास जाए के है? सोमू के घरे? इहर वाली चाहे भीतर वाली कोनो सीढ़ी से आप लोग ऊपर चले जावें। ये आवाज झूले पर बैठी महिला की थी। इस अपरिचित रास्ते से हम ऊपर जाने की हिम्मत न जुटा पा रहे थे। वहीं खड़े हो हम सोमू को आवाज लगाने लगे। उसके निर्देशन पर भीतरी सीढ़ियों पर चल पड़े। पतली पतली संकरी सी सीढ़ियां, उस पर पीली मध्यम सी रोशनी। एक साथ 2 लोगों का चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी सीढ़ी से हमारा पाला कभी नहीं पड़ा था। इन सीढ़ियों को चढ़ते समय बिल्कुल ही ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम किसी मनोरंजक गैदरिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अब बुरा हुआ कि तब बुरा हुआ। हाँफती हुई पसीने से लथपथ ड्राइंग रूम के पिछले प्रवेश द्वार पर पहुंची। वो भी 3.5 फीट से 4 फुट का ऊंचा था। झुककर किसी तरह अंदर पहुंची। बैठ आंखें बंद कर अपने को संयत करने की कोशिश करने लगी। वहां उपस्थित महिलाओं की कानाफूसी मेरे कानों में पड़ रहे थे। ऐसा एहसास हो रहा था कि वे उस जगह का मुआयना कर रही हैं। कोई कहता, जाम सर्व करने के लिए ट्रेडिशनल फिल्मी सेट रखा हुआ है। दूसरा, यह देखो, एक बार रूम भी है। इसमें काले रंग का कोड़ा भी ऐसा लगता है जैसे कोड़ा पटक पटक के नर्तकी को नचाया जाता है। और इसके बाद जाम से जाम टकराते हैं और ही की आवाज़। सभी आपस में हंसने लगे। उसी में बैठी महिलाओं ने सोमू को आवाज़ लगाई। उसके जवाब में सोमू ने अपने आप को किचन में होने को बताया, तो महिलाएं किचन में जाने हेतु मुड़ गई और मैं भी उनके साथ जाने हेतु प्रेरित हुई। कुछ लोगों ने एक साथ कहा, अरे सोमू, तेरा किचन तो बिल्कुल अलग है। हाँ, मेरी सास ने अपनी पसंद से ये मकान बनवाया है। शुरू में तो आदत नहीं थी, मगर अब आदत पड़ गई है। मैं भी किचन में घुस देखने लगी। खाना बनाने वाली जगह 5 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा
और उतनी ही बगल से सीढ़ियों का रास्ता है जहाँ नल वगैरह लगा था। मैं पूछूं, सोमू, ये सीढ़ी क्यों है? नौकरानियां वहीं पर बर्तन वगैरह धुलती हैं। कमरों को देख तवायफों पर बनी फिल्मों के सीन आंखों के सामने आ गए। जिस तरह कोठे पर नई लड़कियां लाई जाती और इसके किचन जैसे कमरे में ही बैठा दी जाती और हेड महिला जाकर कोने में बैठी लड़की को समय समय पर मुखिया आती। वही बार रूम में एक रास्ता सीढ़ियों से अंडरग्राउंड हॉल की तरफ जा रहा था, जिसे देख कोठे में मुजरे की याद आने लगी। ड्राइंग रूम से सटे हुए कई छोटे छोटे कमरे हैं जहां सिर्फ सोने का ही व्यवस्था थी। घर की बनावट ऐसा ऐसा लग रहा था कि पुलिस का पहुंचना मुश्किल है। तो क्या यहाँ सचमुच तवायफ खाना था जिसे मानती देवी अपने बल पर चलाती थी? अपने मस्तिष्क में चल रहे भूचाल को विराम लगाने के लिए अपने ही ग्रुप की एक महिला से अपनी मनः स्थिति बयान की। मेरी बातें सुनकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। मैं बोली, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, यही सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सोमू के घर के लिए ऐसा क्यों लग रहा है? वह बोली, बस उसके घर की डिज़ाइन सामाजिकता से परे है। तुम्हारा गेस सही है। ये सोमू जज वगैरह के सामने परोसी जाती है। क्या बक रही हो तुम? देखने में इतनी अच्छी है। वही नहीं, तीनों देवरानी जिठानी बहुत ही खूबसूरत है। तो क्या तीनों परोसी जाती हैं? नहीं, केवल वही। बाकी दोनों क्यों नहीं? बहुत लंबी कहानी है। पहले तो तू चाय पिला, फिर मैं बताती हूँ। चाय की चुस्कियों थोड़ी लंबी हो। मैं बड़े बड़े मग में चाय लेकर बैठी। उसने बताना शुरू किया। मानती देवी कलकत्ते की बहुत प्रसिद्ध बंगाली नर्तकी थी। कलकत्ते के ही एक कोई जोशी एडवोकेट कोठे पर इसके पास जाया करते थे। उनकी खूबसूरती पर मुग्ध हो उसे अपनी रखैल बनाकर घर पर रखा। उसी से दो बच्चे विदर्भ और अजय हैं। मैं बीच में ही टोक कर बोली, और ये तीसरा वाला? यह तो स्मगलर जेठमलानी का है। मानती देवी जेठ मलानी के पास कैसे आ गई? तवायफ तो तवायफ होती है, जहाँ पैसा दिखा वहीं का रुख कर लेती हैं। मानती देवी की तीनों बहुएं इतनी सुंदर कैसे हैं? मैं पूछी। उन्हें अपने समाज में जहाँ भी सुंदर लड़कियां दिखती थीं, तुरंत रिश्ता कर देती। अपने बड़े बेटे विदर्भ की शादी बनारस के बहुत ही बड़े कथक नर्तक महाराज की नर्तकी की बेटी है। तो क्या जो झूले पे बैठी थी वो बनारस के नर्तक महाराज की बेटी है? यार, वह कुछ डरावनी नहीं लग रही थी। मैं बोली, हाँ। शादी के बाद मानती देवी उसे कोठे पर बैठाना चाहती थी, मगर विदर्भ की पत्नी को यह पसंद नहीं था। वे हमेशा इनकार करती थी, जिससे मानती देवी क्रोधित हो उसके लंबे लंबे बालों को पकड़कर घसीटती। जो हाथ में मिल जाता उसी से बड़ी बेरहमी से मारती थी, और नहीं तो और चिमटा गरम करके दागती थी। यह क्रम कई सालों तक चला। फिर भी वह किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोई। तो क्या विदर्भ को कुछ कहते नहीं थे? मैं पूछ बैठी। शुरू में तो वह माँ के खिलाफत नहीं की, लेकिन जब भाभी मानसिक रूप से विक्षिप्त रहने लगी और उनकी वकालत जमने लगी, तो वो भी खुलकर विरोध करने लगी। वह बोली, विदर्भ यही विरोध पहले किए होते तो कम से कम उनकी पत्नी पागल न हुई होती। चलो देर से ही सही, मानती देवी मान तो गई। अरे मानी कहाँ, विदर्भ को हाथ से निकलता देख अजय की शादी कलकत्ते की प्रसिद्ध नर्तकी के तीसरे बेटी से तय कर दी। उसने कहा, तीसरे से क्यों? ऊपर के दोनों में कुछ कमी थी क्या? अरे यार, तुम कितने सवाल पूछती हो। चाय कब की खत्म हो चुकी और तुम मुझे लेट भी हो रहा है। बाकी किसी और दिन, कहकर वह चली गई। मेरी परिचिता काफ़ी दिनों तक न आ सकी और मेरी रुचि इस सभ्य समाज में बस जाने वाले तवायफ घर को जान लेना ही था।
एक दिन मैं अपनी दूसरी नौकरानी से बोली, ये बताओ निर्मला, सोमू का घर हमारे घर से किस तरह से अलग है? बहुत अलग है, वह बोली। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, किस तरह से अलग है? सब चीजें में फर्क है, खान पान, पहनल ओढ़ल, बातचीत, वह बोली। उसकी बातें सुनकर तो मुझे गिल्ट होने लगा कि कहीं इसे हमारा स्टेटस उससे कम तो नहीं आंक रही है। मैं जल्दी से बोल पड़ी, इन सभी बातों से हटकर बता, आप का चीज जानन चाहत हैं? वह पूछी। ये बताओ, वहाँ आदमी लोग आते हैं? सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे, 7 बजे तक कोई के ना देखा। हाँ, ये जरूर रहा कि बहुत औरतन गाड़ी में आवत रही, हमरे सामने तनी तनी नमकीन सोडा लेकर खात पीत रही। एक बात और बीबी जी, उनका घर में एक छुपल कमरा रहा, जेके चारों ओर सफेद गद्दा लगा रहत है। ई कमरा में कब्बो कब्बो साफ करे जात रही। बहुत डर लागत रहे, कोई हमके पकड़ न ले, वह बता रही थी। उसकी बातों से लगा कि उस कमरे में मुजरा जैसी कोई कार्यक्रम होता हो। और कोई बात बता जो तुझे खल रहा हो, मैं पूछी। और का बताऊं बीबी जी, एक चीज यहू रहा कि बहन जी 9-10 बजे उठत रही और खूब नीक नीक कपड़ा पहिर के रोजे कहीं जात रही। कब कभी देर रात तक आवे, कभी कभी रातों भर बाहर रहें। बहन जी किसे कह रही हैं? सोमू भाभी के सास के। हम सब नौकर बहन जी ही कहत रहे। तुमने कभी पूछा नहीं कि आप रोज कहाँ जाती हैं? का बीबी जी आप हूँ, हम नौकर चाकर में इतना हिम्मत कहाँ रहत है। कबू पता चले कि ताश खेले गई नहीं, कबू खरीदारी बदे बोली वह। उसकी बातों से लगा इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बता पाएगी। मैं बोली, जा काम कर, और बातें फिर कभी। बहुत हद तक तो इस घर का राज तो मैं समझ चुकी थी, मगर ये जानना चाहती थी कि क्या इस कॉलोनी के सफेद पोश भी यहाँ आकर आलिंगनबद्ध होते थे। ये सभी बातें ऐसी थीं कि हर एक जान पहचान वालों से पूछी नहीं जा सकती थी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने का एक ही तरीका था कि मैं अपनी परिचिता से मिलूं। इस बात के लिए उसके घर जाऊं, मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ जानने का उतावलापन हो तो आदमी सारी शर्मो हया भूल जाता है। और मैं उसके घर जा पहुंची। उसने मुझे देखते ही कहा, आहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आज तुम कैसे आ गए? बस यूं ही, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, मिलने का मन हुआ, चली आई। मुझे कमरे में बैठा हुआ नौकर को निर्देशन देने चली गई। तब तक मैं यही सोचती रही कि क्या पूछूं, कैसे पूछूं। कुछ देर इधर उधर की बातें कर मैं बोली, तुम उस दिन आधे में ही बातें छोड़कर चली आई थी। मेरे मन का कौतूहल तुम्हारे दर तक खींच लाया। तभी मैं कहूँ, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। वह मेरी चुटकी लेते हुए बताना शुरू की। पांचों बहनों में सोमू सबसे ज्यादा सुंदर थी। ये लोग तो गए थे दूसरे नंबर की बहन को देखने, मगर पसंद आ गई सोमू। उस समय सोमू मात्र 13 वर्ष की थी। 2-4 दिनों के अंदर ही इन लोगों ने नथ उतरवाई की रस्म बड़े ही धूमधाम से मनाई। उस उत्सव में पूरी कॉलोनी को बुलाया गया था, मैं भी गई थी। क्या इन मोहल्ले वालों को पता नहीं था कि यह एक तवायफ घर है? पता तो सभी को था, पर कोई भी जेठमलानी से दुश्मनी बोल लेना नहीं चाहता था। मेरे लिए भी नथ उतरवाई की रस्म नया था, इसलिए मैं गई थी। मैं इतनी रस्मों को जानती हूँ, देखती हूँ, मगर ये नथ उतरवाई का रस्म न तो मैंने देखी है और न ही सुनी है। मैं बोली, ये रस्म हमारे तुम्हारे घर की नहीं है, ये इन्हीं लोगों के घरों में होता है। इसमें लड़की की पहले से पहने हुए नथ को लड़का अपने हाथों से उतार देता है। नथ उतारते ही लड़की का कंवारापन खत्म हो जाता है और इसके बाद लड़के लड़की एकांत के साथी होते हैं और इस प्रकार रिश्ता पक्का हो जाता है। मैं बोली, अजय की उम्र भी तो कम रही होगी।
करीब करीब वकालत की पढ़ाई उसकी खत्म हो चली थी। वह प्रैक्टिस के लिए कोर्ट आने जाने लगा था। इधर सोमू की जवानी की मादकता सांस जाया नहीं करना चाहती थी। सोमू और अजय की शादी की तीसरी सालगिरह मानती देवी ने बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया। इसमें शहर के नामी गिरामी लोग एवं हाई कोर्ट के सभी बड़े वकील आमंत्रित थे। वह बता रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पार्टी सोमू की नीलामी के लिए रखी गई हो। मैं अपने मन की बात उससे बोली, अरे यार, ये बातें समझना तो बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन ये जरूर था कि जब सोमू काले रंग का लाचा पहनकर नीचे उतरी तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसी समय जेंट्स का एक बड़ा हुजूम उसको निहारने के लिए लपका। उस पार्टी के बाद से सोमू का जीवन अपने सास के ढर्रे पर चलने लगा। हाई कोर्ट में हल्ला था कि क्राइम के सबसे बड़े वकील ने जिद पकड़ ली है कि वह अजय की पत्नी को अपने पास रखना चाहते हैं। मानती देवी अपने सोने की चिड़िया को किसी एक के साथ नहीं बांधना चाहती थी। अपने इस चिड़िया को शहर के सभी नामी जौहरियों को दिखा आजमाना चाहती थी। उन्हें तो अपनी बड़ी बहू की कमी भी इसी से पूरी करनी थी। इधर हाई कोर्ट में मिस्टर सिंह खुले आम पर 1 लाख रुपए माहवार पर अजय को अपना जूनियर घोषित किया और अजय की पत्नी पर अपना अधिकार भी। पहले तो ये ऑफर सोमू को स्वीकार नहीं था, लेकिन जब उसे यह महसूस हुआ कि मेरे जेठ तो दिन दुनी और रात चौगनी आगे बढ़ रहे हैं, मगर अजय की बरिस्टरी में कोई बात नहीं है कि हम जेठ की बराबरी कर सकें, अतः उसने अपनी सहमति दे दी। सोमू के जेठ माँ की परिपाटी को बदलना चाहते थे और सभ्य कहे जाने वाले इस समाज का वह एक हिस्सा बनना चाहते थे। माँ के मरने के बाद सोमू के इस निर्णय का जमकर विरोध किया, मगर अब क्या? अब तो सोमू ही चारों तरफ सोने के पिंजरे में टंगना चाहती थी। अब तो क्राइम का कोई भी केस हो, मिस्टर सिंह हारने के लिए तैयार नहीं। सोमू के घर कभी जज की तो कभी अपोजिट पार्टी अधिवक्ता की गाड़ी लेट नाइट तक खड़ी रहने लगी। देर रात तक पत्तों की जीत के लिए सोमू के अंग बाहर झांकने लगते। कभी काली नीली कोक झीना गाउन पहन छुपाने का बहाना करने वाले अंग बाहर झांकने लगते। अब क्या? अब तो समाज के कानून बिकने के लिए तैयार रहते। इनकी पत्नियों को मिलने वाला अधिकार अब सोमू के हिस्से में आने लगे। उधर अजय जाम निकालते, सोमू छलकते हुए मदहोश नैनों से पिलाने की कोशिश करती, मगर अतिथि शराब ही नहीं शबाब में भी जीना चाहते। उनके हाथ सोमू के शरीर पर सांप की भांति देखने लगता। इस मदहोशी के आलम में पारदर्शी वस्त्र दीवार नहीं बन पाते। ऑर्गाज्म की प्राप्ति ही उन्हें एक दूसरे की अलग कर पाती। और इधर अजय तकिया को अपना पार्टनर बना सोने की कोशिश करती। तो क्या सोमू के बच्चे के सामने ही ये क्रियाकलाप होते? मैं पूछी। नहीं, सोमू की एक बहन इसी शहर में रहती है। जरूरत के अनुसार बच्चों को वहां छोड़ दिया जाता है। जब से सोमू की लड़की मनाली बड़ी हुई है, उन लोगों की नज़र इस पर भी पड़ने लगी है। अपने घर के माहौल से मनाली का दम घुटता है, इसलिए ये अपनी पढ़ाई में जी जान से जुटी रहती है, जिससे वह इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह जा सके। वह इस दलदल से अपनी माँ को भी निकालना चाहती है, जिसे इतने मज़े लेने की आदत हो, वह बाहर क्यों निकलेगी? राजधानी, शताब्दी और प्लेन से चलने वाली स्विट्जरलैंड, हांगकांग, एब्रॉड घूमने वाले सोमू एक आम औरत की तरह कैसे जी पाएगी? मैं बोली, अरे यार, तू भी क्या उलूल जुलूल की बातें करती है। बस कर, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। वह उबती हुई बोली। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तेरा बेशकीमती समय बर्बाद की
तू कहे तो मैं तुझे एक धन्यवाद दे दूं। मैं बोली, अरे नहीं, तेरी जिज्ञासा खत्म हो गई हो तो मेरे लिए तेरा यही धन्यवाद है। वह बोली, रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि सभ्य कहे जाने वाले इस समाज में इस तवायफ घर की महिलाओं को बुलाकर अपने आप को गर्वान्वित क्यों महसूस करते हैं। अब न तो मानती देवी हैं न जेठमलानी, फिर डर किसका। पूरे मोहल्ले में ये घर जेठी हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। पार्टियों में उस घर की महिलाओं को देखकर वहां उपस्थित महिलाओं की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। तो क्या ये महिलाएं दूसरों का बिस्तर गर्म करना गर्व की बात मानती हैं? जब ऐसी ही बात है तो सारी रेड लाइट एरिया की महिलाएं सबकी आदर्श होनी चाहिए। हम्म संभ्रांत कहे जाने वाले इस समाज ने कभी भी इस जेठी हाउस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कुछ तो बात है इस घर की महिलाओं में जिसका आकर्षण कोई भी छोड़ नहीं पाता। मैं भी इससे अछूती नहीं हूँ। इस घर के लोग आज भी मेरे लिए एक पहेली हैं। यही है सभ्य समाज का आईना, जो एक ऐसे समाज में ऐसे तवायफ घर का होना